नेक्स्ट रेशो आपका आता है बेटा सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म जिसको कि लिक्विड रेशो उसके नाम से जाना जाता है। एक होती है लॉन्ग टर्म जिसमें कि आपकी स्टेबिलिटी रेशो या आपका लीवरेज रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या रेशो ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन आ जाता है। तो कहने का मतलब है जो शॉर्ट टर्म्स जो आपकी सॉल्वेंसी होती है वो आप ज़्यादातर कर चुके हैं, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप सॉल्वेंसीज करके चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो या डेट सर्विस रेशो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो या डेट सर्विस रेशो जो आपके आते हैं वो आप पहले ही कर चुके हैं, 10 पेज पर आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है अच्छी तरह से। उसके बाद डेट सर्विस कवरेज रेशो जो है उसका फॉर्मूला आपका आता है कैश अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन जो है, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ लोन जो होता है। उसके बाद डिविडेंड कवरेज रेशो भी आपका करवाया जा चुका है। फिक्स चार्ज रेशो एक आता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड प्लस कर देते हैं उसमें फिक्स चार्ज बिफोर इंटरेस्ट, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड जैसे इलस्ट्रेशन 43 देखिए आप, इसमें क्या समझाया हुआ है। इसमें इसने बताया है कि आपको इससे फिक्स चार्ज कवरेज रेशो निकालना है। फिक्स चार्ज कवरेज रेशो जब आपको निकालना है तो इसके अंदर आपने क्या ध्यान देना है कि जो आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपकी 1 लाख रुपीज़ है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल दी हुई है, लीज रेंट पेमेंट दी हुई है। तो आपका EBIT प्लस फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स, मीन दो चीज़ें तो बिल्कुल कहने का मतलब है एक तरीके से यहाँ पर आपको EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट करना है और कुछ नहीं है। इसको आप सिंपल EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बाकी का ऐड होता है वो दोनों में होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो इसलिए वो चीज़ें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं क्रिएट करती हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन 44 में वो क्या कहता है कि आपको अवेलेबल है रंजन्स लिमिटेड कंप्यूट द पेमेंट्स रेशो और द रिटर्न्स अर्निंग रेशो, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, नेट प्रॉफिट है, टैक्स रेट है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है। सबसे पहले तो पे आउट रेशो निकालिए, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स आप कितना पे करते हैं वो इसने दिया हुआ है कि आपका डिविडेंड है 3 और अर्निंग पर शेयर आपकी 3 रुपया है। ठीक है, तो अब ये कहोगे कि मैम अर्निंग पर शेयर्स 3 रुपया कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ दिक्कत है शायद। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये अर्निंग पर शेयर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ कुछ दिक्कत रही हो, तो इसे हम बाद में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को, इस इलस्ट्रेशन को आप यहीं पर फॉरगेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप 45 इलस्ट्रेशन पर कंटिन्यू करिए, क्योंकि उस इलस्ट्रेशन में जो आपका अर्निंग पर शेयर्स जो वर्किंग नोट में भी आता है वो 3.25 आ रहा है, जबकि वहाँ पर 3 मेंशन किया हुआ है, जो कि समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कर दिया। या तो क्वेश्चन में हो सकता है 3 मेंशन हो दिया हो और यहाँ पर लिखना वो लोग भूल गए हों। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 45 देखिए, डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स, कवरेज रेशो आपको इक्विटी ऑन प्रेफरेंस, अर्निंग पर शेयर, प्राइसिंग। इक्विटी शेयर्स आपको दिए हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25, डेप्रिसिएशन है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आपको दिया हुआ है, इक्विटी डिविडेंड पेड भी आपको दिया हुआ है। डिविडेंड यील्ड जो है आपका, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स जो है वो आपका कितना है, 18 दिया हुआ है, 18% से है, तो 18/400 करके आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी। फिर डिविडेंड कवरेज रेशो निकालने हैं। डिविडेंड कवरेज रेशो में क्या है, इक्विटी शेयर्स जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स को जो देते हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका 13.5 है उसमें से माइनस कर देंगे जो डिविडेंड पर है 1.5 लाख का, वो माइनस कर आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि 15 के हैं प्रेफरेंस, 15 पर 10% से 1.5 लाख हो गया ना, तो इक्विटी डिविडेंड कितना है, 7.5 का है, तो उसके बेसिस पर 7,20,000 का है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर निकाल दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा 1.67 टाइम्स। 4 प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बनता है 13.50 का, क्योंकि प्रेफरेंस को आप दे चुके हैं आफ्टर टैक्स करके। ठीक है, तो और प्रेफरेंस डिविडेंड कितने हैं, 1,50,000 के हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहाँ से आप निकाल लीजिए, आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स का है वो निकल आएगा। अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, वो सारी चीज़ें आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है वो 13.5 लाख का है, उसमें सिर्फ आपका प्रेफरेंस का डिविडेंड रहता है वो और माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट और टैक्स तो ऑलरेडी है। ठीक है, फिर प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लीजिए। प्राइस अर्निंग जो होता है MPS होता है डिवाइड बाय EPS। MPS आपको दे ही रखा है, अर्निंग मार्केट प्राइस शेयर दे रखा है ना 400 रुपया, तो वो 400 रुपया, और अर्निंग पर शेयर्स अभी आपने निकाला भी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसी को लेकर आप यहाँ पर निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है
ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट के बेसिस पर आपको डेट टू टोटल कैपिटल रेशो या इक्विटी रेशो या डेट इक्विटी रेशोज़ वगैरह निकालने हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो कहता है डेटर्स टू टोटल कैपिटल रेशो अगर निकालना है, लॉन्ग टर्म्स डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल होती है। डेट टू टोटल कैपिटल रेशो निकालना है तो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल असेट्स होती है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कौन से होते हैं, डिबेंचर्स प्लस अदर लॉन्ग माइनस लॉन्ग टर्म, जो भी आपके डेटर्स हैं उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है, सॉरी ऐड कर दीजिए। टोटल डेट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं आपकी, या टोटल कैपिटल क्या होती है जिसमें टोटल असेट्स और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको करते हैं। टोटल असेट्स कौन सी आती हैं, जो भी आपकी सारी असेट्स लेते हैं, सिर्फ इनमें फिक्टिशियस असेट्स और जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको नहीं लेते हैं। मीन ये फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखी है इनसे रिलेटेड। इक्विटी रेशोज़ देखो बेटा, ये तो आप लोगों को ही लर्न करने पड़ेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूले के अंदर जो आइटम्स लिखी गई है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, ये चीज़ें आपकी हैं। इक्विटी रेशो क्या होता है, शेयर फंड्स और डिवाइड बाय कैपिटल। डेट इक्विटी क्या होता है, डेट्स अपॉन इक्विटी। मेरी क्लियर हैं ये सारी चीज़ें। डेट्स अपॉन इक्विटी कह सकते हैं, आउटसाइडिंग फंड अपॉन शेयर होल्डर, इनसाइड फंड्स कह सकते हैं, क्योंकि इक्विटी जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं, डेटर्स जो होते हैं वो आउटसाइड फंड्स होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं आउटसाइडर अपॉन इनसाइडर, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 46 इलस्ट्रेशन पर 1000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के, जनरल रिजर्व्स वगैरह दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स हैं, आपके ट्रेड पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। डेट इक्विटी रेशो निकालना है, लॉन्ग टर्म जितने भी आपको डेटर्स दिए हुए हैं डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स दिए हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स आपके कितने हैं, 1 लाख रुपये के हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड कितना है, 1 लाख के। तो आपके इक्विटी हैं 50,000 का जनरल है और 25,000 का आपका प्रॉफिट है, तो टोटल 175 के हो गए। तो यहाँ से आपका डेट इक्विटी रेशो निकल आएगा। क्लियर है, देखिए अगली कर रखा है अगले पेज पे इन्होंने सॉल्व, तो यहाँ से आपका ये निकल गया। उसके बाद इलस्ट्रेशन 47 पर चलिए। 47th इलस्ट्रेशन में इसने क्या कहा है, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। टोटल असेट्स दी हुई है, टोटल डेट्स हैं आपके, करंट लाइबिलिटी हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं, टोटल जो आपके डेट्स होती हैं उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस करंट डेट, टोटल डेट्स होती हैं। और डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है। फार्मूला लगाइए और निकाल दीजिए। उसके बाद 48th इलस्ट्रेशन क्या कहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी, उसके बाद रिजर्व सरप्लस है, डिबेंचर्स दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, टोटल असेट्स है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं आपके, 2 लाख रुपए के। शेयर होल्डर फंड कितने हैं, 2 लाख के वो हैं, 1,80,000 के आपके रिजर्व सरप्लस हो गए, और 30,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए जो लाइबिलिटीज़ के हैं, ठीक है। तो वो माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटी, टोटल असेट्स आपकी 6,30,000 की दी हुई है, और टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है आपकी 50,000 की। वो माइनस करके आपकी क्या आ गई, करंट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब इक्विटी रेशो में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट इक्विटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड, दोनों चीज़ें आपके पास आएगी। इसके बाद आपका रह जाता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल असेट्स से। प्रोप्राइटरी फंड्स कौन से होते हैं, जो ऑनर के होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। तो आप प्रोप्राइटरी फंड्स को डिवाइड अगर कर देते हैं किससे, टोटल असेट्स से, तो आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपकी इलस्ट्रेशन 49 में आप चेक करिए इसको। 49th इलस्ट्रेशन में आपको शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं, रिजर्व सरप्लस है, इक्विटी है, प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के। तो इसमें आपके 10,000 इक्विटी हैं और 500 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है आपको। नॉन करंट में आपको लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद असेट्स आपको हैं नॉन करंट और करंट दोनों तरीके से। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म डेट्स आपके 50,000 के हैं, शेयर होल्डर फंड्स आपका कितना है, 1 लाख के आपके नॉर्मल हो गए, 50,000 वाले दूसरे हो गए, 50,000 का आपका रिजर्व सरप्लस हो गया, ठीक है। प्रोप्राइटरी फंड शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स होती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में आपका क्या आएगा, तो हाँ बेटा, ये फिर कंटिन्यू करेंगे हम इसको कि ये लॉन्ग टर्म डेट्स आपके कितने हैं और शेयर होल्डर फंड आपका क्लियर हो गया। उसके बाद शेयर होल्डर फंड वही वाले जो नीचे लिए हैं 2 लाख के, वो टोटल असेट्स आपकी 3 लाख की दे रखी हैं क्वेश्चन में, सिंपल सा है। उसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी में आपकी टोटल आउटसाइड जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल असेट से, आपका ये सॉल्वेंसी होता है। टोटल असेट्स अगर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी से कर देते हैं तो इसको अब सॉल्वेंसी रेशो कैलकुलेट अगर आपको करना है तो वो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाती है, उल्टा भी कर देते हैं कई बार हम इस रेशो को। तो आप सीधा उल्टा जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो आपकी इलस्ट्रेशन है 50 इलस्ट्रेशन जो है वो इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि आपका लिक्विड रेशो निकालना है, सोल्वेंसी रेशो निकालना है। सोल्वेंसी में टोटल असेट्स आती हैं आपकी, ऊपर टोटल असेट दे रखी हैं, कितने की हैं 10 लाख की हैं। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितने की दे रखी हैं, सिर्फ 5 लाख। आउटसाइड कौन सी होती हैं, जो आपको बाहर देनी होती हैं। बाहर का मतलब है जो आपकी, जैसे कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं या आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी को छोड़कर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो वो 2.5 आपकी 5 लाख हो जाती हैं। लिक्विड असेट्स आपको दे रखी हैं, क्लियर कट इसने बोला भी है कि इन्वेंट्री को छोड़कर आपकी जो लिक्विड असेट्स हैं वो कितनी है, 4 लाख की हैं। तो इन्वेंट्री उसमें 1 लाख की, 1 लाख माइनस करके आपकी 3 लाख की आ जाती हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 2.5 लाख की हैं, तो वो आ गई। उसके बाद एक फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो होता है, जिसमें कि आप क्या लेते हैं, नेक्स्ट फिक्स्ड डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो आपकी नेट फिक्स्ड असेट्स कितनी होती हैं, टोटल फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन होता है। और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ रेशो क्या होता है, 1:1 होता है। फिक्स्ड नेट वर्थ रेशो क्या होता है, नेट फिक्स्ड असेट्स डिवाइड बाय नेट वर्थ होता है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है, इक्विटी और उसमें रिजर्व जोड़ दो और उसको डिवाइड कर दो प्रेफरेंस, और उसके जो इंटरेस्ट आपका बर्डन होता है, जो आपका डिबेंचर्स पर आप इंटरेस्ट देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल कवरेज रेशो, मीन जो आपकी कैपिटल की गियरिंग को कवर करता है। ठीक है। अब जैसे इसका फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन इसने इलस्ट्रेशन 51 में दिया भी हुआ है। वो क्या कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी है, रिजर्व है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं। तो ये सारे अलग अलग हैं, ABC 3 कंपनीज के दे रखे, तीनों के अलग अलग निकाले। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व करके एक में निकलेगा, एक में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इक्विटीज़ हैं, तो वो इक्विटी लेंगे। इस तरीके से करना है तीनों को अलग अलग। ठीक है। उसके बाद 52 इलस्ट्रेशन है, उससे पहले है डेट टू डेट फंड्स रेशो। ये बहुत ही नॉर्मल से हैं, देखो डेट टू डेट फंड, तो ऊपर डेट्स आ जाएंगे। डेट फंड्स कहाँ से आते हैं, शेयर होल्डर और जो लॉन्ग टर्म्स लोन वगैरह हम लेते हैं वहाँ से उनके फंड्स अरेंज होते हैं। तो कहता है डेट, ये सारे अब रेशो जो इसने पूछे हैं 52 इलस्ट्रेशन में, डेट इक्विटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, और जो आपका फिक्स्ड असेट, टोटल असेट है, फिक्स्ड असेट, शेयर होल्डर फंड है, डेटर्स टू टोटल फंड रेशो है, ये सारे आपके निकालने हैं अगले पेज पे जो दिए हुए हैं जितने भी आपको। इस वाली बैलेंस शीट को आप अप्लाई करके ये सारे के सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 आपने निकालना है। जैसे शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, जैसे अनमोटाइज प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं, रिजर्व वगैरह हैं, तो वो सारे आपने इस इलस्ट्रेशन से आपको जितने भी अभी ये लास्ट में आपने आज की वीडियो में किए हैं जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो ये मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों का आज का जो ये टॉपिक है ये अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आपका क्वेश्चन रह जाते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस से रिलेटेड। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस से रिलेटेड हम अगले वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए यहीं तक आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।